आकर्ष, चाहे युद्ध कौशल हो या फिर किसी बात को लेकर वाद विवाद करना, तुम दोनों में ही बहुत अच्छे हो। कम से कम तुम्हें यह तो पता है कि किस समय कहां पर क्या बोलना है और जरूरत पड़ने पर अपने कहे शब्दों को कैसे मरोड़ना है। इस मामले को और ज्यादा खींचने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसे यहीं पर खत्म करता हूं। गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ ने आकर्ष की तरफ देखा और अपने चेहरे पर एक बहुत ही दुर्लभ मुस्कुराहट प्रदर्शित करते हुए कहा, मामले को यहीं खत्म कर रहा हूं। वर्धमान सिंह राठौड़ ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक छोटी सी बात को लेकर एक एल्डर और एक प्रतिभाशाली माध्यमिक शिष्य एक दूसरे के दुश्मन बने। गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ की बात सुनने के बाद सबसे ज्यादा आघात एल्डर अमरीश को पहुंचा था। वो इस मामले को इतनी आसानी से खत्म नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने गुरुकुल प्रमुख से कुछ कहने की कोशिश की। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वर्धमान सिंह राठौड़ ने सामने से उससे ही सवाल पूछ लिया, एल्डर अमरीश, क्या तुम्हें मेरे इस फैसले से कोई आपत्ति है? भले ही वर्धमान सिंह राठौड़ की आवाज काफी शांत लग रही थी, मगर उसके अंदर कर्कशता का भाव महसूस किया जा सकता था। एल्डर अमरीश समझ गया था कि अब वो गुरुकुल प्रमुख को गुस्सा दिला रहा है, इसलिए उसने तुरंत अपना सर झुकाया और एक धीमी आवाज में कहा, नहीं गुरुकुल प्रमुख, मुझे आपके फैसले से कोई भी आपत्ति नहीं है। इधर जितने भी शिष्य अपने सामने का यह नजारा देख रहे थे, उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। वो सभी धीमी आवाज में एक दूसरे के साथ इस बारे में चर्चा करने लगे। गुरुकुल प्रमुख की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आकर्ष को लेकर उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो आकर्ष को इतनी आसानी से नहीं जाने देते। यह मत भूलो कि आकर्ष की प्रतिभा कितनी अधिक है। भले ही अभी के समय ऐसा लग रहा है कि आकर्ष इन सभी एल्डरों के सामने कुछ नहीं है, लेकिन समय आने पर जब उसकी ताकत बढ़ जाएगी तो यह सभी एल्डर उसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। तब अगर उसने गुरुकुल का साथ दिया तो हमारे गुरुकुल को भी शक्तिशाली बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अधिकांश शिष्यों के मन में तो इस समय आकर्ष के प्रति एक ईर्ष्या का भाव आया हुआ था। बहुत ही कम शिष्य थे जो आकर्ष के लिए खुश थे और यह सभी शिष्य आकर्ष के करीबी थे। वहीं कुछ ऐसे शिष्य भी थे जिनके मन में ना तो ईर्ष्या का भाव था और ना ही खुशी का। वो बस आकर्ष के बारे में सोचकर गुस्सा हो रहे थे। इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि यह मौत के मुंह में जाते जाते बच गया। सुमेर ने आकर्ष के पास ही में खड़ी दीयाव कन्वी की तरफ देखा और फिर गुस्से में दांत पीसते हुए अपने आप से कहा। उसे आकर्ष के प्रतिभाशाली होने से ज्यादा गुस्सा तो इस बात पर आ रहा था कि लड़कियों के मामले में आकर्ष की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है। पहले कन्वी, जिसकी आंखों में सिर्फ आकर्ष के लिए जगह है, और अब यह दूसरी लड़की दिया जो कन्वी से भी ज्यादा सुंदर है। उस पर भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दूसरी लड़की दिया अग्नि विभाग की विभाग प्रमुख नयन तारा की शिष्य है, जिसका सीधा मतलब यह था कि जरूरत पड़ने पर नयन तारा आकर्ष को बचाने के लिए आगे जरूर आएगी, और उसने ऐसा अभी किया था। धन्यवाद गुरुकुल प्रमुख, आकर्ष ने एक शांत स्वर में वर्धमान सिंह राठौड़ का आभार प्रकट करते हुए कहा। आकर्ष को अभी भी इतना शांत देख वर्धमान सिंह राठौड़ मन ही मन उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। इस आकर्ष में कुछ तो विशेष है। बाकियों की तरह इसका चरित्र इतना कमजोर नहीं है कि छोटी सी बात पर खुश हो जाए। इतनी मुश्किल स्थिति में पड़ने के बाद भी यह इतना शांत खड़ा है, जिसका मतलब यह है कि इसके पास अनुभव की तो कोई भी कमी नहीं होगी। अगर इसकी जगह कोई दूसरा शिष्य होता तो उसकी मेरे सामने तेजी से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं होती, और यह यहां पर इतना शांत खड़ा है जैसे मेरे सामने नहीं बल्कि अपने कक्ष में हो। गुरुकुल प्रमुख, आप इस आकर्ष को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? इसकी वजह से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, इसलिए आपको इसे सजा देकर मेरे पिता को न्याय देना होगा। ठीक इसी समय पर दिलीप की आवाज सुनाई पड़ी, जिसने शांत हुई अग्नि को एक बार फिर से प्रज्वलित कर दिया। यह दिलीप बार बार कह रहा है कि इसके पिता की मृत्यु आकर्ष की वजह से हुई है, पर आकर्ष जैसा एक सृष्टि मंडल का योद्धा भला एक मूल मंडल के 9वें स्तर के योद्धा को खत्म कैसे कर सकता है? यह बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है,
कि आखिर आकर्ष ने विभाग प्रमुख धर्मेश को खत्म कैसे किया है। आकर्ष को लेकर इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उसने आज तक इतने शिष्यों को खत्म किया है, तो जरूर उसके पास ऐसा कोई तरीका भी होगा जिससे वो मूल मंडल के योद्धाओं को खत्म कर सके। कैसी बकवास कर रहे हो? अगर इसके पास सच में ऐसा कोई तरीका होता तो तुम्हें लगता है कि यह यहां पर आता? ऐसी स्थिति में तो यह कब का यहां से भाग चुका होता। मुझे ऐसा नहीं लगता। किसे पता आकर्ष ने कोई षड्यंत्र रचकर विभाग प्रमुख धर्मेश को खत्म करवाया हो और आज यहां पर इसलिए आया हो ताकि सभी के सामने ऐसा दिखा सके कि वो तो इस पूरे मामले से अनजान था। इस घटना को लेकर सभी प्राथमिक और माध्यमिक शिष्यों के अलग अलग मत थे। इसलिए जब वर्धमान सिंह राठौड़ ने उन सभी की बातें सुनी तो वो भी इस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर कोई दूसरा शिष्य होता तो शायद वो इस बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आकर्ष के मामले में सब कुछ संभव था। इसलिए उन्होंने आकर्ष की तरफ देखा और एक बहुत ही भारी कर्कश आवाज में पूछा, आकर्ष सिंघानिया, दिलीप का कहना है कि उसके पिता विभाग प्रमुख धर्मेश की मृत्यु की असली वजह तुम हो। क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? गुरुकुल प्रमुख का यह सवाल सुनकर दिलीप एक बार फिर से प्रहार करने की स्थिति में आ गया। वो पूरी तरह से तैयार था, बस आकर्ष के जवाब का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आकर्ष स्वीकार करने वाला था, वो भी तुरंत उस पर प्रहार करने वाला था। गुरुकुल प्रमुख, विभाग प्रमुख धर्मेश की मृत्यु से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। फिर आप मुझसे किस अपराध को स्वीकार करने का पूछ रहे हैं? आकर्ष ने एक बार फिर से बड़े ही शांत स्वर में अपने ऊपर लगे आरोप को अस्वीकार करते हुए कहा। देखा जाए तो विभाग प्रमुख धर्मेश की मृत्यु उस जहरीले फल को खाने की वजह से हुई थी और उस जहरीले फल से आकर्ष का कोई भी संबंध नहीं था। हां, यह बात सच है कि उस जहरीले फल की विशेषताएं आकर्ष ने ही बताई थीं, लेकिन उस फल को निगलने का आकर्ष ने नहीं कहा था। उस फल को खाने का फैसला विभाग प्रमुख धर्मेश का खुद का था। फिर इसके लिए आकर्ष को आरोपी कैसे माना जा सकता था? तुम झूठ बोल रहे हो आकर्ष। तुमने जानबूझकर मेरे पिता को जहरीले फल की विशेषताएं बताई थीं। अगर तुमने झूठ नहीं कहा होता तो मेरे पिता की मृत्यु भी नहीं होती। तुम्हें पहले से पता था कि उस फल को खाने के बाद कोई भी योद्धा जिंदा नहीं बच सकता है, इसलिए तुमने मेरे पिता से बदला लेने के लिए उस फल का पता बताया। इसके लिए तुमने यह तक कहा कि इस फल के कारण तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आया है, ताकि मेरे पिता तुम्हारी बात पर विश्वास कर लें। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है? आकर्ष का जवाब सुनकर दिलीप का गुस्सा भड़क गया और उसने एक कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए कहा, कैसा फल और कैसा परिवर्तन? मुझे साफ साफ बताओगे कि आखिर हुआ क्या था? दिलीप की बात सुनने के बाद वर्धमान सिंह राठौड़ को इतना तो समझ में आ गया था कि धर्मेश की मृत्यु के पीछे की कहानी कुछ और है, जिसके बारे में दिलीप ने किसी को बताया नहीं है। अब बिना पूरी कहानी सुने वो आकर्ष पर आरोप भी नहीं लगा सकते थे, इसलिए उन्होंने एक कर्कश आवाज में दिलीप से ही पूछा। गुरुकुल प्रमुख का सवाल सुनकर दिलीप के मुंह पर ताला लग गया। केवल अब जाकर उसे याद आया था कि जल्दबाजी में उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल गई हैं जो सामने नहीं आनी चाहिए थीं। इसके पास इन सवालों का जवाब तो है, मगर यह देना नहीं चाहेगा। मैं ही आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या था। गुरुकुल प्रमुख, असल में विभाग प्रमुख धर्मेश को मेरी शक्ति का रहस्य जानना था, इसलिए उन्होंने दिलीप से कहकर मुझे अपने निवास स्थान में बुलाया और फिर अपनी आंतरिक ऊर्जा से मुझ पर दबाव डालकर मुझसे यह पता करने की कोशिश की कि आखिर मेरे पास अपने से शक्तिशाली योद्धा को खत्म करने की यह क्षमता आई कहां से है। इतना कहने के बाद आकर्ष ने 2 पल का विराम लिया और गुरुकुल प्रमुख के कोई प्रतिक्रिया देने का इंतजार करने लगा। तुम्हारी शक्ति का रहस्य और अपने से अधिक योद्धा को खत्म करने की क्षमता, इसके बारे में मुझे थोड़ा खुलकर बताओगे? गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ ने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। गुरुकुल प्रमुख, आप सभी को यह तो पता ही होगा कि मैं अपने से अधिक योद्धाओं को खत्म कर सकता हूं। मुझे पता है कि आप सभी को इसका कारण भी जानना है कि यह क्षमता मेरे पास आई कहां से है। विभाग प्रमुख धर्मेश भी इसके बारे में जानना चाहते थे।
मुझे मेरी यह क्षमता तब प्राप्त हुई थी जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पास ही के जंगल में शिकार पर गया था। वहां पर मुझे एक दिव्य ऊर्जा फल मिला था, जिसका सेवन करने के बाद मेरी आंतरिक ऊर्जा में कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन आ गए। विभाग प्रमुख धर्मेश मेरी इस ताकत को हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे इस दिव्य ऊर्जा फल के बारे में पूछा। आकर्ष ने जवाब दिया, आकर्ष, मेरे पिता पर ऐसा झूठा आरोप लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पिता तुम्हारी शक्ति का रहस्य इसलिए जानना चाहते थे ताकि पूरे गुरुकुल की मदद कर सके, लेकिन तुम उनके बारे में ऐसे बता रहे हो जैसे वो अपने खुद के लिए शक्ति को हासिल करना चाह रहे थे। दिलीप ने गुस्सा होते हुए कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे पिता पर झूठा आरोप लगा रहा हूं? तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पिता को गुरुकुल के लिए इस शक्ति का रहस्य जानना था, तो क्या उन्होंने मुझसे इस शक्ति के रहस्य के बारे में पूछने से पहले गुरुकुल प्रमुख को इस बारे में खबर दी थी? क्या उन्होंने गुरुकुल प्रमुख से इसकी अनुमति ली थी? अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्हारे पिता ने ना तो गुरुकुल प्रमुख से अनुमति ली थी और ना ही गुरुकुल में किसी को इसके बारे में बताया था। जब उन्हें पता चल गया था कि मेरी शक्ति का रहस्य क्या है, तो वो अकेले ही जंगल में उस दिव्य ऊर्जा फल की खोज में चले गए थे। अब इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? आकर्ष ने एक शांत स्वर में पूछा। मैं, वो, यह। आकर्ष का यह सवाल सुनकर दिलीप का मुंह एक बार फिर से बंद हो गया। सच में उसके पास आकर्ष के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसको चुप देख अब सभी को उस पर संदेह होने लगा। गुरुकुल प्रमुख, जान बचाने के खातिर उस दिन मैंने विभाग प्रमुख धर्मेश को मेरी इस शक्ति का रहस्य बता दिया। आकर्ष ने एक बार फिर से आगे की कहानी बतानी शुरू की, मगर एक वाक्य कहने के बाद वो कुछ क्षण के लिए फिर से चुप हो गया। उसको चुप देख आसपास खड़े सभी शिष्य, यहां तक कि हवा में खड़े एल्डर भी उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखने लगे। हर कोई उससे आगे की कहानी जानना चाहता था। आखिरकार यहां पर आकर्ष की शक्ति से संबंधित रहस्य उजागर होने वाला था और उनमें से कोई भी इस रहस्य से जुड़ी एक भी बात को अनसुना नहीं करना चाहता था। इसीलिए सभी अपनी सांस रोककर आकर्ष के आगे कहने का इंतजार करने लगे। भीड़ में कुछ शिष्य तो ऐसे भी थे जो कुत्ते की भांति अपने कान खड़े करके हर एक शब्द को सुनने की कोशिश कर रहे थे, ताकि आकर्ष की उस शक्ति के रहस्य को जानने के बाद अपनी शक्ति भी बढ़ा सके और अपने से शक्तिशाली योद्धा को खत्म करने की क्षमता प्राप्त कर सके। अगर एक बार उन्हें ऐसी क्षमता प्राप्त हो गई तो फिर उन्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे तो उन्हें पहले से पता था कि आकर्ष की यह क्षमता उसे बाहर से मिली है, लेकिन उस समय कोई भी उससे इस बारे में पूछ नहीं पा रहा था, क्योंकि सभी को पता था कि अगर वो पूछ भी लेंगे तो भी आकर्ष उन्हें इस रहस्य के बारे में नहीं बताएगा। लेकिन आज किस्मत उन सभी का साथ दे रही थी, इसलिए कोई भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाह रहा था। सभी को बड़े रुचि के साथ कान लगाकर सुनते देख आकर्ष ने आगे कहना शुरू किया। मैंने विभाग प्रमुख धर्मेश को बताया कि मुझे यह क्षमता अपनी आंतरिक ऊर्जा में आए परिवर्तनों के कारण प्राप्त हुई थी। मुझे नहीं पता कि उस दिव्य ऊर्जा फल ने मेरी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कैसे किया था, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसकी वजह से मेरी आंतरिक ऊर्जा में कंपन होने लगे थे। इन कंपनों के कारण मैं अपने से शक्तिशाली योद्धा को भी बड़ी आसानी से खत्म कर सकता हूं। वैसे तो यह बहुत बड़ा रहस्य नहीं था, मगर फिर भी इसे सुनने के बाद कुछ लोगों की आंखों में चमक आ गई थी। तो इसकी शक्ति का रहस्य यह है। वैसे अगर दिव्य ऊर्जा फल के कारण ऐसा हुआ है तो वह जरूर बहुत ही विशेष प्रकार का दिव्य ऊर्जा फल होगा। ऐसा दिव्य ऊर्जा फल आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता है। इस आकर्ष को यह इतनी आसानी से मिल गया था, शायद इसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी। कुछ शिष्यों ने अपने अपने मत देते हुए कहा। अपनी शक्ति का रहस्य बताने के बाद मैंने विभाग प्रमुख धर्मेश को उस दिव्य ऊर्जा फल की विशेषताएं भी बताई। उनको सारी आवश्यक जानकारी देने के बाद मैं वहां से चला गया था और उस दिन के बाद मैंने विभाग प्रमुख धर्मेश को फिर कभी नहीं देखा। जब यह सब कुछ हुआ था तब यह दिलीप भी वहीं पर था।
अब मुझे नहीं पता कि इसके पिता की मृत्यु किस कारण से हुई थी और यह मुझ पर उनकी मृत्यु का आरोप क्यों लगा रहा है। शायद इसकी वजह यह होगी कि यह सब कुछ होने से पहले मेरे और दिलीप के बीच में एक मुकाबला हुआ था और उस मुकाबले में मैंने दिलीप को एक हाथ से अपाहिज बना दिया था। शायद यह मुझसे उसी बात का बदला लेना चाह रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विभाग प्रमुख धर्मेश की मृत्यु इसकी वजह से हुई है और अब यह अपने आप को बचाने के लिए मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि अभी थोड़ी देर पहले मुझ पर प्रहार करने के लिए इसने एक छठे स्तर के जादुई हथियार का इस्तेमाल किया था। यह हथियार विभाग प्रमुख धर्मेश का है। शायद अपने पिता का यह जादुई हथियार लेने के लिए इसी ने अपने पिता को मरवाया होगा। आकर्ष ने एक शांत स्वर में कहा। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो, दिलीप ने गुस्सा होते हुए कहा। फिर एक पल का भी इंतजार किए बिना उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और आकर्ष पर प्रहार करने आगे बढ़ा। हुश! उसके हाथ में एक बार फिर से उसके पिता का वो छठे स्तर का जादुई हथियार आ चुका था, जिसने उसकी शक्ति में बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते उसके सिर के ऊपर 160 हाथियों की परछाइयां प्रकट हो चुकी थीं। दिलीप को अपनी तरफ आते देख आकर्ष ने भी अपना हाथ आगे किया और अगले ही पल उसके हाथ में भी एक तलवार प्रकट हो गई। यह उसके छठे स्तर का जादुई हथियार था, शीर्ष तलवार। आकर्ष ने अपनी तलवारबाजी की युद्ध कला का प्रयोग किया और अपनी तलवार आगे की तरफ चलाई। क्लैंग! एक बहुत ही कर्कश आवाज के साथ दोनों छठे स्तर के जादूगर हथियार एक दूसरे से टकराए। उन दोनों हथियारों की टक्कर के कारण जो कंपन हुए थे उन्हें दिलीप सहन नहीं कर पाया और उसके हाथ से उसकी तलवार छूटकर दूर जा गिरी। होश! तलवार के दूर होते ही आकर्ष ने अपने दूसरे हाथ से अब दिलीप के कंधे पर प्रहार किया, जिस कारण अपनी तलवार की ही भांति दिलीप भी उड़ता हुआ दूर जा गिरा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा आकर्ष! दिलीप लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर फिर से खड़ा हुआ और एक कर्कश आवाज में आकर्ष से कहा। हां बिल्कुल, पर सिर्फ अपने सपने में, आकर्ष ने अपनी आंखों में कत्ल का भाव लाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दिलीप को ऐसा लगा जैसे आकर्ष उसकी क्षमता पर संदेह कर रहा है, इसलिए उसने एक बार फिर से आकर्ष पर प्रहार करने की कोशिश की, मगर इस बार उसके आकर्ष के करीब पहुंचने से पहले ही किसी ने उस पर अपनी आंतरिक ऊर्जा से प्रहार किया और उठाकर दूर फेंक दिया। दिलीप ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और गुस्से में आकर्ष की तरफ देखने लगा। इस बार तो उसे बोलने का मौका भी नहीं मिला था। जैसे ही उसने कुछ बोलने की कोशिश की, एक बार फिर से उसे अपने शरीर पर आंतरिक ऊर्जा से बना दबाव महसूस होने लगा। यह दबाव सिर्फ दिलीप को ही नहीं बल्कि आकर्ष को भी महसूस हो रहा था। शायद आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला योद्धा उन दोनों को समझाना चाह रहा था कि अगर दोनों में से किसी ने भी प्रहार करने की कोशिश की तो मृत्यु निश्चित है। अपनी उच्च आध्यात्मिक शक्ति के साथ आकर्ष महसूस कर पा रहा था कि जिस व्यक्ति ने उस पर आंतरिक ऊर्जा से बना दबाव डाला है वो एक अथर्व मंडल का योद्धा है। अगर उसका अंदाजा गलत नहीं था तो अभी के समय वहां पर सिर्फ एक ही योद्धा था जिसका ऊर्जा स्तर अथर्व मंडल में पहुंचा हुआ था, और यह योद्धा थे गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़। गुरुकुल प्रमुख, यह आकर्ष झूठ बोल रहा है। इसने जानबूझकर मेरे पिता को एक गलत फल की जानकारी दी थी। जिस फल के बारे में इसने बताया था वह एक जहरीला फल था जिसका सेवन करने के बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई। अब आप ही बताइए कि इसमें गलती किसकी है। अगर इसने गलत फल की जानकारी नहीं दी होती तो क्या ऐसा कुछ होता? दिलीप ने चिल्लाते हुए वर्धमान सिंह राठौर से कहा। जानबूझकर? तो तुम कहना चाहते हो कि विभाग प्रमुख धर्मेश की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुई है? आकर्ष ने एक कर्कश आवाज में दिलीप से पूछा। बिल्कुल, मेरे पिता के हत्यारे तुम ही हो, दिलीप ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखें इस समय गुस्से से पूरी लाल हो रखी थीं, जिनके अंदर आकर्ष अपने लिए कत्ल का भाव भी साफ देख पा रहा था। गुरुकुल प्रमुख, इस बारे में मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। दूसरों की सोच पर मैं नियंत्रण नहीं कर सकता।
पर एक बात को लेकर मैं सफाई जरूर देना चाहूंगा। मैंने जिस दिव्य ऊर्जा फल के बारे में विभाग प्रमुख धर्मेश को बताया था, उसने मेरे शरीर पर तो ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं दिखाया था। इसके अलावा मैंने विभाग प्रमुख धर्मेश को नहीं कहा था कि वो उस दिव्य ऊर्जा फल का सेवन करें। उस दिव्य ऊर्जा फल का सेवन करना पूर्ण रूप से विभाग प्रमुख धर्मेश का खुद का फैसला था। और चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि मैंने किसी जहरीले फल का पता बताया होगा, तो भी यह विभाग प्रमुख धर्मेश को सोचना चाहिए था, न कि वह किसी भी चीज का सेवन करने से पहले खुद उस चीज का निरीक्षण करें और देखें कि वह उनके लिए खतरनाक है या नहीं। आकर्ष ने गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौर से कहा। विभाग प्रमुख धर्मेश ने उस फल का निरीक्षण किया था। ठीक इसी समय एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी हवा में खड़े सभी एल्डरों के बीच से बाहर आया और उसने आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा। विभाग प्रमुख धर्मेश ने उस फल को सीधा स्पर्श नहीं किया था। उन्हें डर था कि इस तरह जंगल में मिला हुआ कोई भी ऊर्जा फल जहरीला हो सकता है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उस फल की खुद जांच की थी। जब उन्हें उस फल के अंदर किसी भी प्रकार का जहर नहीं मिला, तो उन्होंने मुझसे और मेरे जैसे ही कुछ और वैद्यों से इस फल की जांच करवाई थी। अजीब बात यह थी कि हम में से किसी को भी उस फल में किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं मिला था। अब विभाग प्रमुख धर्मेश का मृत शरीर देखने के बाद मुझे तो यही लगता है कि उस फल में जरूर किसी विशेष प्रकार का जहर होना चाहिए, जिसके बारे में आज के समय के वैद्य नहीं जानते हैं। इस अभ्यंकर ने तो अपने वैद्य के पूरे जीवन में आज तक उस फल के जैसा दूसरा कोई भी फल नहीं देखा था। शायद वो अपनी तरह का इकलौता फल था। अपनी बात खत्म करने के बाद वो बुजुर्ग अवस्था का आदमी गहरी सोच में डूब गया। अभ्यंकर, यह नाम सुनकर आकर्ष को अचानक से कुछ याद आया। क्रय विक्रय वाली इमारत में उसने कई बार शिष्यों को यह नाम लेते सुना था। इससे उससे पता चला था कि अभ्यंकर पूरे गुरुकुल के इकलौते छठे स्तर के वैद्य हैं। आए दिन गुरुकुल में शिष्यों को चोट लगती रहती थी, इसलिए गुरुकुल ने सूर्यागिरी शिखर पर एक वैद्य विभाग भी बना रखा था और अभ्यंकर उसी विभाग के एल्डर थे। इतने बड़े वैद्य की बात सुनने के बाद सभी शिष्य, यहां तक कि एल्डर भी गहरी सोच में डूब गए। ऐसा कौन सा दिव्य ऊर्जा फल था जिसका निरीक्षण एल्डर अभ्यंकर भी नहीं कर पाए थे? भाई, मुझे तो लगता है कि यह दिव्य ऊर्जा फल किसी और तरीके से काम करता है। और तरीके से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह है कि हो सकता है इस दिव्य ऊर्जा फल को सेवन करने के लिए कोई विशेष प्रकार की शर्त हो, कोई विशेष समय या फिर कोई विशेष स्थिति। कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका सेवन करने के लिए आपका शरीर इस फल के लायक होना चाहिए। तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर इस फल ने विभाग प्रमुख धर्मेश के शरीर में जहर फैला दिया था, तो फिर आकर्ष ठीक कैसे हैं? अब इसका मुझे कैसे पता होगा? हो सकता है आकर्ष ने जब इस फल का सेवन किया था, तब स्थिति या फिर समय वैसा ही होगा जो उस फल का सेवन करने के लिए चाहिए था। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम चाहें तो भी इस फल का सेवन नहीं कर सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो विभाग प्रमुख धर्मेश की मृत्यु तो बेकार ही गई। चाहे वो एल्डर हो या फिर गुरुकुल के शिष्य, सभी के पास इस पूरी घटना को लेकर अपना एक अलग विचार था। आकर्ष, पूरे गुरुकुल में सिर्फ तुम्हें पता था कि वह फल दिखता कैसा है। तुम्ही ने जानबूझकर मेरे पिता को उस फल के विषैले होने वाली बात से अवगत नहीं कराया था, इसलिए उनकी मृत्यु के असली जिम्मेदार तुम ही हो। दिलीप ने आकर्ष पर फिर से आरोप लगाते हुए कहा। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम सिर के बल गिर गए थे क्या तुमने सुना नहीं एल्डर अभ्यंकर ने अभी क्या कहा? जब उन्होंने भी इस प्रकार के ऊर्जा फल को पहली बार देखा है, और जब वह भी इस प्रकार के ऊर्जा फल के विषैला होने का पता नहीं लगा पाए हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे इसके बारे में पहले से पता था और मैंने जानबूझकर तुम्हारे पिता को इस फल के पास भेजा था? आकर्ष ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। बार बार दिलीप के इन सवालों का जवाब देने के बाद अब उसकी सहन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। इसके अलावा
जहां तक मुझे पता है तो इस पूरे संसार में ऐसे कई दिव्य ऊर्जा फल है जो दिखने में एक जैसे होते हैं, पर सभी के औषधीय गुण अलग अलग हैं। एल्डर अभ्यंकर, क्या आप इस बात को लेकर थोड़ा स्पष्टीकरण दे सकते हैं? आकर्ष ने एल्डर अभ्यंकर से कहा। गुरुकुल प्रमुख, आकर्ष सही कह रहा है। मैंने भी अपनी वैद्यों की किताबों में कई बार ऐसे फलों के बारे में पढ़ा है जो दिखने में तो एक जैसे होते हैं, मगर सभी के औषधीय गुण अलग अलग हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका सेवन करने के बाद यह योद्धा के शरीर, ऊर्जा, योग्यता, क्षमता और प्रतिभा सभी पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालते हैं। सिर्फ देखकर इनके बीच में अंतर स्पष्ट करना एक वैद्य के लिए भी असंभव है, एल्डर अभ्यंकर ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा। एल्डर अभ्यंकर की बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि विभाग प्रमुख धर्मेश को जरूर कोई ऐसा ऊर्जा फल मिल गया होगा जो दिखने में आकर्ष के बताए ऊर्जा फल की भांति होगा, लेकिन उसके औषधीय गुण बिल्कुल विपरीत होंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आकर्ष ने जिस दिव्य ऊर्जा फल का सेवन किया था वो उसके शरीर पर भी बिल्कुल वैसा ही प्रभाव दिखाता जैसा उसने विभाग प्रमुख धर्मेश के शरीर पर दिखाया था। मैं भी इस बात से सहमत हूं। जंगलों में पाए जाने वाले ऊर्जा फलों का ऐसा ही सेवन नहीं किया जाता है। उन पर काफी शोध और परीक्षण करने के बाद एक योद्धा को उसका सेवन करने के लिए दिया जाता है। शायद विभाग प्रमुख धर्मेश को शक्ति बढ़ाने की काफी जल्दी होगी, इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा परीक्षण किए ही उस ऊर्जा फल का सेवन कर लिया होगा। मेरे हिसाब से तो अभी के समय यह दिव्य ऊर्जा फल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने गुरुकुल की शक्ति को फिर से कैसे बढ़ाएंगे। विभाग प्रमुख धर्मेश के जाने के बाद हमारी शक्ति में काफी गिरावट आई है। अगर हमने इस शक्ति की भरपाई नहीं की तो आसानी से बाकी दुश्मनों का शिकार बन जाएंगे। एक एक करके गुरुकुल के सभी माध्यमिक और प्राथमिक एल्डर अपने अपने मत देने लगे। यह लोग गुरुकुल के दिग्गजों में आते थे, इसलिए इन्हें धीमी आवाज में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। यही कारण था कि जब यह लोग आपस में चर्चा कर रहे थे तो सभी शिष्य उनकी बातें आसानी से सुन पा रहे थे। आकर्ष अभी भी पहले की भांति बिल्कुल शांत खड़ा था, मगर उसके मन के अंदर लड्डू फूट रहे थे। वो इस समय इस बात के लिए बहुत ज्यादा खुश था कि बिना कोई मेहनत किए हुए उसका एक शक्तिशाली दुश्मन उसके रास्ते से हट गया है। उस दिन तो उसने बिना सोचे समझे ही उस जहरीले फल के बारे में बता दिया था, लेकिन किसने सोचा था कि इस प्रकार का कोई जहरीला फल वाकई गुरुकुल के पास वाले जंगल में मौजूद होगा। इसमें भी सबसे अजीब बात यह थी कि यह फल विभाग प्रमुख धर्मेश को छोड़कर पूरे गुरुकुल में और किसी को भी नहीं मिला था। इस पूरी घटना को याद करके आकर्ष को ऐसा लगने लगा जैसे किस्मत ने खुद विभाग प्रमुख धर्मेश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा था। गुरुकुल प्रमुख, अब आपको सारी बातें पता चल चुकी हैं। अब आप ही बताइए कि विभाग प्रमुख धर्मेश की मृत्यु की वजह मैं कैसे हुआ। अगर किसी को दोष देना है तो मेरे हिसाब से विभाग प्रमुख धर्मेश को ही इसका दोष देना चाहिए। ना वो शक्ति के लालच में अंधे होते, ना वो जंगल में जाते, ना उन्हें यह फल मिलता, ना वो उसका सेवन करते और ना ही उनकी मृत्यु होती। मेरा तो इस पूरे मामले से कोई संबंध भी नहीं है। इस पूरी कहानी में मेरा हस्तक्षेप तो सिर्फ इतना सा हुआ था कि मैंने किसी दिव्य ऊर्जा फल के बारे में विभाग प्रमुख को जानकारी दी थी, लेकिन मुझे कैसे पता चलता कि जंगल के अंदर उसी प्रकार का मगर विपरीत औषधीय गुण वाला कोई और फल भी मौजूद है। आकर्ष ने गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौर से कहा। आकर्ष की बात सुनकर वर्धमान सिंह राठौर कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपने हाथ की एक उंगली से इशारा किया, जिसके बाद विभाग प्रमुख धर्मेश की वो छठे स्तर की जादुई तलवार जो कि दिलीप के हाथ में थी, उसके हाथ से छूटकर वर्धमान सिंह राठौर के पास आ गई। यह जादुई हथियार जलधारा विभाग के विभाग प्रमुख के सिंहासन की निशानी है। इसे ऐसे ही कोई अपने पास नहीं रख सकता है। विभाग प्रमुख धर्मेश की मृत्यु उनके खुद की नजरअंदाजी की वजह से हुई है, इसलिए जब तक नए विभाग प्रमुख को नहीं चुना जाता
तब तक यह तलवार मेरे पास ही रहेगी। वर्धमान सिंह राठौड़ ने दिलीप की तरफ देखते हुए एक कर्कश आवाज में जवाब दिया। उन्हें अच्छे से पता था कि दिलीप इस समय क्या सोच रहा है, इसलिए उसके कुछ पूछने से पहले ही उन्होंने उसके सवाल का जवाब दे दिया था। अब तुम सभी वापस लौट सकते हो। आज की इस बैठक में आकर्ष को उसके आरोपों से मुक्त किया जाता है। वर्धमान सिंह राठौड़ ने सभी को जाने का इशारा करते हुए कहा। अपनी बात पूरी करने के बाद उनका शरीर कुछ ऊर्जा तरंगों में बदला और तुरंत वहां से गायब हो गया। आकर्ष सिंघानिया, 3 दिन बाद मुझसे मिलने सूर्यागिरी शिखर पर आना। जिस समय वर्धमान सिंह राठौड़ अपनी जगह से गायब हुए थे, ठीक उसी समय आकर्ष को आंतरिक ऊर्जा के द्वारा एक संदेश मिला। यह संदेश गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ ने ही भेजा था। यह गलत है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। वर्धमान सिंह राठौड़ के वहां से गायब होने के बाद दिलीप ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, न सिर्फ उसने अपने पिता को खोया था, बल्कि अब उससे उसका सम्मान और उसके पिता की आखिरी निशानी, वो 6ठे स्तर का जादुई हथियार भी छीन लिया गया था। जब दिलीप ने पहली बार आकर्ष पर आरोप लगाया था, तब मुझे लगा था कि उसके पास आकर्ष के खिलाफ कोई पक्का सबूत होगा, लेकिन किसने सोचा था कि यह दिलीप बिना किसी सबूत के ऐसे ही आकर्ष पर आरोप लगा देगा। इसके जैसा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा। कुछ भी कहो, पर कम से कम आज की इस बैठक से हमें यह तो पता चला कि आकर्ष की उस क्षमता का रहस्य क्या है। यह तो तुमने सही कहा। इस मामले में तो वाकई इस आकर्ष की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, जो उसे वो अनोखा और दुर्लभ दिव्य ऊर्जा फल इतनी आसानी से मिल गया था। वापस अपने निवास स्थान की तरफ लौटते समय सभी प्राथमिक शिष्य आकर्ष को लेकर इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। सुमेर भी इन शिष्यों की बातें सुन पा रहा था। वो जितना आकर्ष की तारीफ सुन रहा था, आकर्ष को लेकर उसकी नफरत उतनी ही ज्यादा बढ़ रही थी। शिष्यों के साथ साथ आसमान में खड़े सभी एल्डर भी अब एक एक करके अपने निवास स्थान की तरफ लौटने लगे। आकर्ष, आज तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी उस ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला को तो मैं हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा। एल्डर अमरीश ने जाने से पहले आखिरी बार आकर्ष की तरफ देखा और मन ही मन में अपने आप से कहा। देखते ही देखते बैठक वाली वह पूरी जगह कुछ ही क्षणों में खाली हो गई। सभी के जाने के बाद 2 लोग अचानक से आकर्ष के सामने प्रकट हुए। इनमें से एक थे पृथ्वी विभाग के विभाग प्रमुख मानव और दूसरी थी अग्नि विभाग की विभाग प्रमुख नयनतारा। जिस समय वो दोनों आकर्ष के सामने प्रकट हुए थे, ठीक उसी समय सूर्यागिरी शिखर के ऊपर किसी पक्षी के तेजी से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज, इस आवाज को सुनते ही मानव और नयनतारा दोनों आसमान की ओर देखने लगे। हालांकि अभी तक उन्हें नजर तो कुछ भी नहीं आया था, लेकिन उस आवाज को सुनने के बाद दोनों के चेहरे के भाव में आए अंतर को साफ देखा जा सकता था। यह आसुरी जानवर की आवाज है। विभाग प्रमुख मानव और विभाग प्रमुख नयनतारा दोनों ने एक साथ एक ही समय पर कहा। उनकी बात सुनकर आकर्ष और उसके बाकी साथी भी आसमान की ओर देखने लगे। बादलों के बीच उन्हें बड़े बड़े पंख नजर आने लगे। एक बहुत ही विशालकाय पक्षी आसमान में उड़ रहा था। जब वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था, तब उसके पंखों के द्वारा इतनी तेज हवा उत्पन्न हो रही थी कि बादलों को भी हटते हुए साफ देखा जा सकता था। कुछ देर तक यूं ही आसमान में उड़ने के बाद वो पक्षी धीरे धीरे जमीन की तरफ आने लगा। एक मूल मंडल के पहले स्तर का आसुरी जानवर नहीं, आसुरी जानवर नहीं, आसुरी पक्षी। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ आकर्ष ने तुरंत ही उस विशालकाय पक्षी के ऊर्जा स्तर का पता लगा लिया। नहीं, यह कैसे हो सकता है? इस विशालकाय पक्षी ने तो एक योद्धा को अपने ऊपर बिठा रखा है, जिसका ऊर्जा स्तर ब्रह्ममंडल के 7वें स्तर में है। आकर्ष ने एक आश्चर्य से भरी आवाज में अपने आप से कहा। कुछ देर तक हवा में कलाबाजियां दिखाने के बाद आखिरकार वो विशालकाय पक्षी एक बार फिर से बादलों में गायब हो गया। वो क्या था? देखने से तो वो कोई आसुरी जानवर लग रहा था,
पर ऐसा आसुरी जानवर हमारी गुरुकुल की सीमा में क्या कर रहा है? कुछ माध्यमिक शिष्य आसमान की ओर देखते हुए एक दूसरे से सवाल पूछने लगे। इधर आकर्ष अभी भी अपनी जगह पर खड़े होकर आसमान की ओर ही देख रहा था। उसने उस विशालकाय पक्षी के शरीर को अच्छे से देखा था। वो एक आसुरी पक्षी था जो दिखने में थोड़ा बहुत गरुड़ की तरह था, पर गरुड़ नहीं था। उसके पूरे शरीर पर चमकीले काले रंग के पंख थे और जब वह अपने पंख खोल रहा था तो कुछ क्षणों के लिए ऐसा आभास हो रहा था जैसे आसमान में काले बादल छा गए हों। उसके पंखों में तलवार की भांति तेज धार थी। कृष्ण गरुड़! हां, यह एक कृष्ण गरुड़ है। कुछ माध्यमिक शिष्यों ने उस विशालकाय पक्षी की पहचान का अंदाजा लगाते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर आकर्ष लक्ष्य की यादों में इस विशालकाय पक्षी के बारे में खोजने लगा। कुछ ही देर में उसे लक्ष्य की यादों में इस पक्षी से जुड़ी कुछ बातें पता चली गईं। लक्ष्य के अनुसार कृष्ण गरुड़ बिल्कुल वैसा ही होता था जैसा कि अभी आकर्ष ने आसमान में उड़ता हुआ देखा था। यह एक आसुरी पक्षी था जिसकी प्रजाति के लगभग सभी सदस्य मूल मंडल में होते थे। जब यह पूर्ण रूप से वयस्क हो जाते थे तब इनके पास इतनी ताकत होती थी कि यह एक मूल मंडल के तीसरे स्तर के योद्धा से आसानी से लड़ सकते थे। कृष्ण गरुड़ दिखने में तो काले होते थे, लेकिन फिर भी यह गरुड़ परिवार से संबंध रखते थे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनकी रफ्तार बहुत तेज थी और यह उसी रफ्तार के साथ प्रहार भी करते थे। कृष्ण गरुड़ के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद अब आकर्ष उस इंसान के बारे में सोचने लगा जो इस कृष्ण गरुड़ के ऊपर बैठा था। आकर्ष उसके बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक से उसे वो कृष्ण गरुड़ और उस पर बैठा व्यक्ति एक बार फिर से नजर आया। इस व्यक्ति ने अपने हाथों में वीणा पकड़ रखी थी। जैसे ही उस व्यक्ति की नजर सूर्यागिरी शिखर पर खड़े माध्यमिक शिष्यों पर पड़ी तो उसने अपने हाथों में मौजूद उस वीणा को बजाना शुरू कर दिया, जिसके कारण उस वीणा से कुछ तरंगे उत्पन्न होने लगीं।